नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देवभूमि समाचार में रुख करेंगे खबरों का। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी सियासी दल अपनी कमर कस चुके हैं और अपने संगठनात्मक जिलों में जिला अध्यक्षों की घोषणा के साथ संगठन को मजबूत करने के लिए काम भी शुरू कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी और आप सत्ताधारी दल बीजेपी ने भी अपने 19 नए संगठनात्मक जिलों के जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है, जिसमें युवाओं के साथ महिलाओं को भी जिलों की कमान सौंपी गई है। महेंद्र की नई टीम तैयार हो चुकी है। उत्तराखंड बीजेपी की नई टीम तैयार हुई है, देखिए इस रिपोर्ट में। तो बीजेपी ने भी अपने 19 नए संगठनात्मक जिलों के जिला अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। यानी बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी इस राज्य में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात काम करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिलों में अध्यक्ष की घोषणा तो पहले ही कर दी थी, जिसमें कुछ नए और कुछ पुराने चेहरे शामिल किए गए हैं। लेकिन अब सत्ताधारी दल बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए 19 संगठनात्मक जिलों में नए चेहरों को अध्यक्ष की कमान सौंपी है। जिस भी कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दी जाती है वो अपने दायित्वों का बहुत अच्छी प्रकार से निर्वहन करता है, ताकि मजबूती मिले, संगठन को मजबूती मिले। साथ में जितनी भी हमारी सरकार जो काम कर रही है धरातल पर, उनको एक मजबूती मिले और वो जो बिल्कुल एक बोलते हैं जो बिल्कुल अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको उन योजनाओं का लाभ मिले। इसलिए हमारे संगठन ने ये बहुत मजबूती के साथ जो दायित्व जो हमारे अभी जो जिलाध्यक्ष बनाए हैं उसमें महिलाओं को भी प्राथमिकता दी है। ये मैं उसके लिए ये अपनी संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जो बीजेपी की कसरत पर कटाक्ष कर रही है। कांग्रेस कह रहे हैं कि बीजेपी भले ही झूठ का सहारा ले रही हो, लेकिन जनता अब समझ चुकी है। लगता है एक टिहरी की सांसद के अलावा कोई भी कोर कमेटी का सदस्य महिला नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे रेबेलियस एटीट्यूड महिलाओं का हो रहा होगा, उसके मद्देनज़र, और क्योंकि वोटर भी सबसे ज़्यादा महिलाएं ही हैं भाजपा की और काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं वहाँ हैं, ऐसे में महिलाओं के साथ जो व्यवहार हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का रहा है, उसके बाद तो ये सुखद खबर है कि उन्होंने 2 जिलाध्यक्षों को मौका तो दिया। कम से कम मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ दोनों बहनों को। खैर, संगठन के लिहाज से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल 2024 के लिए कमर कस चुके हैं, मगर जीत उसी की होगी जिसका संगठन और रणनीति मजबूत होगी। ऐसे में एक तरफ महेंद्र भट्ट और दूसरी तरफ करण मेहरा की नेतृत्व क्षमता की भी अग्नि परीक्षा होगी। देहरादून से अभय केंतुरा की रिपोर्ट। तो चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की नई टीम के बारे में बताते हैं। उत्तरकाशी से सत्येंद्र राणा, टिहरी से राजेश नौटियाल को जगह मिली है महेंद्र भट्ट की नई टीम में। चमोली से रमेश मैखुरी, रुद्रप्रयाग से महावीर पवार को भी इस टीम में जगह मिली है। देहरादून ग्रामीण मिता सिंह, देहरादून महानगर से सिद्धार्थ अग्रवाल को जगह मिली है। ऋषिकेश से रविंद्र राणा, हरिद्वार से संदीप गोयल को इस नई टीम में जगह मिली है। रुड़की से सुभाराम प्रजापति और पौड़ी से सुषमा रावत को तरजीह दी गई है। कोटद्वार से वीरेंद्र सिंह रावत, पिथौरागढ़ से ग्रेड्स जोशी को तरजीह दी गई है, जिसके साथ ही बागेश्वर से इंद्र सिंह फरसवाड़ और रानीखेत से लीला बिष्ट को इस नई टीम में जगह मिली है। अल्मोड़ा से रमेश बहुगुड़ा, चंपावत से निर्मल मेहरा इस टीम के सदस्य हुए हैं। नैनीताल से प्रताप बिष्ट, काशीपुर से गुंजन सुखीजा को जगह मिली है। ऊधम सिंह नगर से कमल जिंदल को इस नई टीम में जगह मिली है। उत्तराखंड बीजेपी ने अपने संगठन में बदलाव करते हुए संगठन के जिलों के अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। देहरादून महानगर अध्यक्ष के रूप में युवा नेता सिद्धार्थ अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई है। सिद्धार्थ अग्रवाल से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैतुरा ने। बीजेपी ने संगठनात्मक परिवर्तन किया है, 9 नए जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। देहरादून महानगर की जिम्मेदारी सिद्धार्थ अग्रवाल को दी है। सर जी, युवा नेता है, मुख्यमंत्री भी युवा है, महानगर में भी युवा, किस रूप में देखेंगे, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी मिली है। देखिए, वाकई में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी युवा उत्तराखंड, जो ये उत्तराखंड का दशक मोदी जी ने कहा है, ये दशक
भारतीय जनता पार्टी ने ये करके दिखा दिया है कि एक युवा मुख्यमंत्री, एक युवा प्रदेश अध्यक्ष और युवाओं को जिस तरीके से निरंतर भारतीय जनता पार्टी आगे लाने का काम कर रही है, ये बहुत लंबी सोच का काम है। आप भी युवा हैं, पार्टी में आपके ये कह सकते हैं आपकी जो टीम है वो भी युवा टीम है। मुख्यमंत्री क्या कुछ रहेगा चैलेंज, क्या कुछ आगे का आपने लक्ष्य निर्धारित करा है कि महानगर में ये चीज़ की जाए ताकि संगठन और मजबूत हो सके? महानगर में जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य बिल्कुल सीधा है कि जिस तरीके से अधिक जो भी संगठन की आशा हमारे जैसे कार्यकर्ताओं से, महानगर के कार्यकर्ताओं के से, महानगर के संगठन से होती है, उस पर हम पूरी तरीके से खरे उतरें। नंबर एक। नंबर दूसरी बात, प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घर से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में पूर्ण मनोयोग से सम्मिलित हो। दूसरा ये है। क्या कुछ मानते हैं क्या 24 के लिए अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि युवा हैं तो युवा पर बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों को, उन मतदाताओं को भी समझाना? देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है जो 2022 में या 23 में 2024 की तैयारी शुरू करती है। भारतीय जनता पार्टी तो 2019 में सरकार बनते ही तुरंत 2024 की तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी थी और भारतीय जनता पार्टी पूरे 12 महीने चुनावी मोड में ही रहती है। आपकी नई टीम कब तक हुई? ये अब जैसा भी शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा, जिस तरीके से भी ऊपर से आदेश आएगा, उस हिसाब से सभी चीज़ें की जाएंगी। सिद्धार्थ अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी कर्मठ है, काम करती है, हर काम के जो परिणाम दिखने लग रहे थे। महानगर में भी जो उम्मीदें पार्टी ने करी, उस उम्मीदों पर खरा उतरा जाएगा। कैमरामैन नसरुल आजाद, अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। उत्तराखंड में बीजेपी ने संगठनात्मक और प्रशासनिक जिले के 19 अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। इनमें महिलाओं और युवाओं को भी तरजीह दी गई है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सभी तजुर्बेकार और अनुभवी कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन सभी अध्यक्षों की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। जल्द ही सभी जिलाध्यक्ष पदभार ग्रहण करेंगे और जिला और मंडल स्तर पर इन सभी जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी में लगातार संगठन का कार्य होता रहता है। हमारे यहाँ अभी जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है। सभी 19 जिला अध्यक्ष जो हमारे संगठनात्मक जिले भी हैं, प्रशासनिक जिले भी हैं, उनके अध्यक्ष नियुक्त उन सबको बधाई और शुभकामनाएं हैं। उनके कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में जनपद स्तर पर पार्टी मजबूत और लोकप्रिय होगी। सभी अनुभव रखने वाले कार्यकर्ता हैं, उनका अनुभव पार्टी की मजबूती प्रदान करेगा। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यालय पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जो भी पत्र लिखे जाते हैं, उन पत्रों का कोई जवाब मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं आता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि चाहे नेता प्रतिपक्ष का, कांग्रेस के विधायकों का हो या फिर स्वयं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा लिखा गया पत्र हो, उस पत्र का मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई जवाब नहीं आता है, जो गंभीर विषय है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि मुख्यमंत्री के पास समय का अभाव रहता है, लेकिन कार्यालय में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों के पास इतना तो समय होता है कि वो जनप्रतिनिधियों के विपक्षी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा लिखे गए पत्रों का जवाब दे सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड में यह शिष्टाचार भी नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री के बाद देखिए स्वयं इतना समय नहीं होता, हम समझ सकते हैं इसको, लेकिन उनके स्टाफ को ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि अगर मुख्य विपक्षी दल का अध्यक्ष या सीएलपी या कोई अन्य साथी अगर कोई पत्र लिखता है, वैसे भी सामान्य शिष्टाचार है, अगर कोई पत्र माननीय मुख्यमंत्री का मंत्रियों को लिखा जाता है तो उसका जवाब ज़रूर आना चाहिए। और ये देखने में आ रहा है कि इसमें गंभीरता नहीं है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भारत स्काउट और गाइड के स्थापना दिवस के अवसर पर भारत स्काउट और गाइड का प्रतिनिधि दल ने भेंट की है। इस अवसर पर प्रतिनिधि दल ने मुख्यमंत्री को स्टिकर और ध्वज लगाया है। मुख्यमंत्री ने अंशदान देते हुए कहा है कि अधिक से अधिक छात्रों को स्काउट और गाइड से जोड़ा जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अनुशासन, सेवा भाव और परोपकार के कार्यों में भारत स्काउट और गाइड की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्य आयुक्त भारत स्काउट और गाइड सीमा जौनसारी, भारत स्काउट और गाइड से रविंद्र मोहन काला, बीएस रावत और अरुण राय, राहुल रतूड़ी उपस्थित रहे।
देहरादून में बीजेपी ने भ्रष्टाचार मामले पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस किस भ्रष्टाचार को उजागर करने की बात कह रही है। बीजेपी प्रवक्ता की माने तो केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के 32 मंत्री जेल गए थे और प्रदेश में जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे तो खरीद फरोख्त की बात वो कैमरे में कहते नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए हैं तब से लगातार भ्रष्टाचार पर बीजेपी प्रहार करने का काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस का नारा देते हुए जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग थे उनको जेल भेजने का काम किया है। ये वही कांग्रेस है जिसके केंद्र जब सरकार थी तो इनके जो है 32 मंत्री जेल गए थे, मंत्री रहते हुए जेल गए थे। ये वही कांग्रेस है कि जिसने हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे इस राज्य के तो लोगों ने उनको रिश्वत लेते हुए बात सुनी थी और देखी थी। उनके जमाने में तमाम भ्रष्टाचार हुए हैं। वो किस भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहते हैं। हमने इस राज्य को जब से हमारे पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई है, हमने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तमाम उपाय किए। भारत चीन नेपाल सीमा में एक बार फिर नेपाल के द्वारा कूटनीतिक हथकंडा अपनाया जा रहा है। नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब नेपाल भारतीय क्षेत्र के तटबंध निर्माण कार्य पर आपत्ति जता रहा है। धारचूला में भारत नेपाल सीमा पर इन दिनों काली नदी के तट पर बाढ़ से सुरक्षा के लिए सिंचाई विभाग के द्वारा तटबंध का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर नेपाल आपत्ति जता रहा है। नेपाल के नागरिकों द्वारा सीमा पर से पत्थरबाजी की जा रही है, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में भी खटास पैदा हो रही है। नेपाल दारचूला के विधायक गेलबू बोहरा का कहना है कि भारतीय क्षेत्रों में चल रहे कार्य से नेपाल के तटबंधों को खतरा हो रहा है। भारतीय ठेकेदारों के द्वारा नदी तट पर मनमानी से काम किया जा रहा है, जिसका हमारे नेपाली नागरिकों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। अब ऐसा है, ये हर साल का झंझट हो रहा है। हर साल जो है भारत अपने हिसाब से काम करती है और पिछले साल भी जो ये अभी पक्की बन रही है उनकी संरचना, उसमें हम लोगों ने क्या कोऑपरेटिव किया था कि आप लोगों को काम करते समय थोड़ा पानी का बहाव जो नेपाल की ओर किया जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उस समय का कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा काम खत्म करने के बाद भी जो काम करते समय जो पानी को नदी के बहाव को इस तरफ डाइवर्ट करने के लिए जो जालियां लगाई थी उसको हटाया। हम लोग जॉइंट टीम लेके यहाँ से अपनी इरिगेशन इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को लेके और दूसरी तरह से नेपाल के सीडीओ सर और उनकी फोर्सेस आए थे। हमने साइट निरीक्षण किया और उनके जो कंसर्न्स थे हमने कंसर्न सुने और हमने अपना प्लान भी उनके साथ शेयर किया कि फ़िलहाल हमारा जो फर्स्ट काम रहेगा वो रिवर का जो चैनल नेपाल की तरफ मुड़ा हुआ है, उधर रिवर चैनल की विड्थ को थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि नेपाल की तरफ को भी नुकसान ना हो। तो सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा। दूसरा भी हमारी एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की बात हुई है जिसमें हम लोग टाइमलाइन। देहरादून में आवास और शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान प्रदेश भर के पार्किंग की समस्या के निराकरण संबंधी मंत्री ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि पार्किंग न होने के चलते लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। स्थानीय नागरिकों को भी रोजाना पार्किंग की समस्या से जूझना पड़ता है। विभागीय अधिकारियों ने बैठक के दौरान बताया कि प्रदेश भर में पार्किंग के लिए सभी जिलाधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। उत्तराखंड में आज यानी 7 नवंबर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हो चुका है, जहां बद्रीनाथ में एकत्रित होकर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। वहीं भाजपा इस यात्रा को लेकर कांग्रेस पर तंज कसती नजर आई है। भाजपा प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस को भारत जोड़ने से पहले अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ना चाहिए। जिस प्रकार से गुटबाजी कांग्रेस में इस वक्त देखने को मिल रही है, उससे यही प्रतीत होता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के आपस में नहीं बनती, जिसकी वजह से कांग्रेस को छोड़कर उनके सदस्य दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, पहले कांग्रेस अपने दिलों को जोड़ ले। तो कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है, कांग्रेस के अंदर जो है नेतृत्व विहीन कांग्रेस खड़ी है, वो किसको जोड़ने की बात कह रही। भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। श्रेष्ठ भारत, मजबूत भारत की ओर हम अग्रसर हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम नेशन फर्स्ट की बात करने वाले लोग हैं। तो वो किस भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। वो अपने कांग्रेसियों को तो एक साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं वहाँ कांग्रेस में बिखराव है।
उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव न कराए जाने की मांग को लेकर छात्र संगठनों ने नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं राजधानी देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र पिछले 10 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। नाराज आंदोलनरत छात्र अब भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। छात्रों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराने के तारीखों का ऐलान करे। गौरतलब है कि छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे छात्र नेता डीएवी पीजी कॉलेज में पिछले 10 दिनों से धरना और आंदोलन कर रहे हैं, जबकि वहीं छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी चले गए हैं। सरकार से एक ही मांग करना चाहेंगे, 3 वर्ष हो गए हैं, छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं? कोई वजह तो बताइए हमें कि छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। एक वजह दे दीजिए, आप एक आदेश करा दीजिए कि हम नहीं करवा रहे हैं। हम क्या हमारी जो एक कॉलेज में संपूर्ण विकास के लिए एक्टिविटीज़ होती थी, आज वो छात्र संघ चुनाव को मना कर रहे हैं, कल स्पोर्ट्स को मना कर देंगे? क्या जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं वो छात्र संघ चुनाव छात्र राजनीति से बढ़कर नहीं बढ़े क्या? पौड़ी में सहयोग ट्री फाउंडेशन ने श्रीकोट गांव पहुंचकर अंकिता के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अंकिता के स्मृति में घर के पास एक अमरूद का पौधा भी लगाया। वहीं अंकिता के परिजन काफी भावुक नजर आए। ट्री फाउंडेशन सदस्य महिपाल सिंह रावत ने कहा कि फाउंडेशन लगातार अंकिता के परिजनों की मदद करता आ रहा है और आगे भी इसी तरह से उनकी मदद करता रहेगा। उन्होंने कहा कि संस्था ने उनके लिए कुछ आर्थिक सहायता भी जुटाई थी, जिसे आज उन्होंने अंकिता के परिजनों को सौंप दिया है। ट्री फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा हर साल यहां पर फलदार पौधा लगाया जाएगा। वहीं अंकिता के परिजनों ने इस कार्य के लिए ट्री फाउंडेशन का आभार जताया। हम लोग जो है यहाँ पर आए हैं तो हमारे साथ जो है हमारे आज जो केदारनाथ स्मृति मंच के फाउंडर हैं पवन कुमार कोटियाल जी, और अपने पहाड़ों के राही जो है हमारे ये यूट्यूब चैनल पार्टनर हैं, ये हमारे पास आए हुए हैं। और मैं महिपाल सिंह रावत, मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी में जो है एलुमनी एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ, और वहाँ पे हमारा कल प्रोग्राम था क्लाइमेट चेंज पे, और जब हमें पता लगा कि ये नियर बाई है तो हमने सोचा कि हम वहाँ पे ज़रूर जाएंगे और हम जो है ये प्लांट लगाएंगे। और ये जो पौधा है ये अमरूद का पौधा है, फलदार पौधा है, और इससे जो है हमेशा एक यादगार रहेगी। आगे भी हमने बोला है उनसे कि जितना भी हमसे बनेगा, जो भी हम कर सकते हैं अपनी तरफ से, हम हर तरीके से मदद करेंगे इस केस को आगे तक पहुंचाने में भी, आवाज़ उठाने में भी। और अंकिता जो हमारी बहन है, जो अंकिता जैसी ना जाने कितनी बहन है, हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन अंकिता भंडारी का कितना बड़ा मुद्दा है जो विश्व तक फैल चुका है, लेकिन अभी भी उस केस में जो जांच चल रही है वो वाकई में थोड़ा सोचनीय है। और हम उम्मीद और आशा करते हैं, अपनी सरकार की तरफ देखने के अलावा हमारे पास कोई समाधान नहीं है, और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द अंकिता को इंसाफ मिले। मीटर कोसी नदी जो अल्मोड़ा जिले में पड़ती है, वहां कोयरब से काटली तक 5000 लोगों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस, स्कूली बच्चे, एजीओ, आईटीबीपी, वन पंचायत, ग्राम पंचायत से 7 जनप्रतिनिधि और ग्रामीण नदी तट की सफाई कर रहे हैं। तो 5000 लोग स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। अल्मोड़ा से ये खबर है, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रामीण, बच्चे, जनप्रतिनिधि इस सफाई अभियान में अपनी सहभागिता निभाते हुए नजर आ रहे हैं। कोसी नदी की सफाई की जा रही है, जहां पर सभी लोग अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर इस सफाई अभियान में अपनी सहभागिता निभाते नजर आ रहे हैं। ये जनता की ओर से एक अभियान प्रशासन के सहयोग से चल रहा है। कोसी नदी का जो भी पूरा 51 किलोमीटर का स्ट्रेच है अल्मोड़ा जनपद के अंदर, उसको एक दिवसीय अभियान के रूप में हम लोग सफाई का एक पूरा ये चला रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें बहुत सारे महिला स्वयं सहायता समूह हैं, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल। नैनीताल में जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल के निर्देशानुसार उप जिलाधिकारी कालाढूंगी रेखा कोहली के नेतृत्व में कालाढूंगी तहसील अंतर्गत स्वच्छता अभियान की रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वच्छता रैली में कालाढूंगी के कई विद्यालयों के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया है। वहीं कालाढूंगी तहसील के तहसीलदार प्रियंका रानी ने बताया कि खंड शिक्षा विभाग, कालाढूंगी नगर पंचायत के कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर तहसील प्रशासन ने कालाढूंगी नगर क्षेत्र में स्वच्छता महाअभियान का आयोजन किया है। अधिकारी महोदय द्वारा समाज में स्वच्छता का प्रचार प्रसार करने हेतु 7 नवंबर को पूरे जनपद नैनीताल में स्वच्छता महाअभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हीं निर्देशों के अनुपालन में तथा उप जिलाधिकारी कालाढूंगी महोदय के निर्देशन में आज ईओ नगर पंचायत तथा खंड शिक्षा अधिकारी व तहसील के
खबर मसूरी से है, जहां पर लॉज डलहौजी मसूरी ने महिला कल्याण परियोजना के तहत फ्रीमेसन हॉल में सैनिक लॉज बस स्टैंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर भारत के रीजनल ग्रैंड लॉज के रीजनल ग्रैंड मास्टर संजीव के गांधी द्वारा किया गया। इस मौके पर 60 से अधिक एकल माताओं को गर्म सूट, स्वेटर और मोजे वितरित किए गए। वहीं इनके बेहतर स्वास्थ्य और भविष्य की कामना भी की गई। के लिए किया हमने, जो काम कर रही हैं, उसके बाद हाउस मेड्स के लिए किया जो घरों में काम करती हैं, और इस बार सिंगल मदर्स के लिए किया है जो कि अकेली रहती हैं। और इसके अलावा हमारी संस्था जो है वो मेनली काम करती है अच्छे आदमी को और अच्छा बनाने के लिए अपने लॉज में। जब लोग अच्छे से अच्छे बन जाते हैं मिलके, फिर इस किस्म के प्रोजेक्ट्स करते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली में। मैं नॉर्दर्न इंडिया का हेड हूँ, लेकिन दिल्ली के अंदर हमारे पास 4 बड़े प्रोजेक्ट हैं। एक हमारा स्कूल है जो मिसोनिक्स पास्ट्रिक्स। उत्तराखंड में 22,000 उपनल कर्मचारी इन दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी सरकार के फैसले से हैरान हैं। मामला उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण और समान काम के समान वेतन से जुड़ा है, जिसके खिलाफ धामी सरकार सुप्रीम कोर्ट में लाखों खर्च कर देश के नामी वकीलों की फौज को खड़ा कर चुकी है। सरकार ये क्यों कर रही है, इस रिपोर्ट को देखिए। खराब आर्थिक हालात बताने वाला उत्तराखंड राज्य इन दिनों कर्मचारियों के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक याचिका पर लाखों खर्च कर रहा है। आलम यह है कि नामी वकीलों को पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इस केस में हायर किया है, जिन पर हर सुनवाई के दौरान लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दरअसल ये मामला उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों का है, जो हाई कोर्ट में समान काम के समान वेतन को लेकर अपने पक्ष में फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर लड़ने को मजबूर है। इसी मामले पर दूसरी कुछ पुरानी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गतिमान रही हैं, जिन पर उत्तराखंड सरकार पूरी ताकत के साथ इन मांगों के खिलाफ कोर्ट में लड़ रही है। उपनल कर्मचारियों का आरोप है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले पुष्कर सिंह धामी ही कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर नियमावली बनाने के पक्ष में शासन से वार्ता कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश के नामी वकीलों को हायर करने का अनुमोदन दे दिया। समय समय पे हमारे संघ के माध्यम से कई बार सरकार को बताया भी गया है, चेताया भी गया है कि हमारे कर्मचारियों के लिए क्या जो उनके प्रति जो दुष्परिणाम उनको देखना पड़ रहा है और जो आए दिन उनको मुसीबतों का दौर झेलना पड़ रहा है, वो सिर्फ वही कर्मचारी जान सकता है जो उसको कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे कि हाई कोर्ट से जो हमें निर्णय हमें मिला था कि उपनल कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए, समान पर समान कार्य वेतन दिया जाए, GST ना लगाया जाए, है ना, लेकिन इसको छोड़ के सरकार हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है। दरअसल RTI के जरिए सामने आई जानकारी के मुताबिक देश के सबसे बड़े वकीलों में शुमार मुकुल रोहतगी को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में सरकार के पक्ष को मजबूत करने के लिए हायर करने का अनुमोदन किया था। इसके अलावा कर्मचारियों के खिलाफ इसी मामले में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता और अभिषेक अत्रे जैसे देश के बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। RTI से मिली जानकारी के अनुसार सरकार मुकुल रोहतगी को 20 लाख रुपए प्रति सुनवाई पर दे रही है। इस केस के लिए अक्टूबर महीने तक मुकुल रोहतगी को 2 सुनवाई के लिए 40 लाख रुपए तक दिए जा चुके हैं। यही नहीं, उपनल कर्मियों के मामले पर अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी को 17,60,000 का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। कांग्रेस के नेताओं ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सरकार बेरोजगारों के प्रति तानाशाही कर रही है। निर्णय पक्ष में आता है कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए, उनको समान वेतन दिया जाए समान काम का, लेकिन इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है और एक एक सुनवाई के 20-20 लाख रुपया तक खर्च करने को तैयार है, लेकिन अपने कर्मचारियों का हित साधने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में वहीं दूसरी ओर राजस्थान सरकार ने 1 लाख से ज़्यादा संविदा कर्मियों को परमानेंट कर दिया है। जब आप नकल विरोधी कानून में राजस्थान सरकार की नकल कर सकते हैं, तो फिर संविदा कर्मियों की नियुक्ति और उनके नियमितीकरण में या समान वेतन देने में आप अशोक गहलोत सरकार से पीछे क्यों रहना चाहते हैं? उपनल कर्मचारियों के लिए दिक्कत की बात यह है कि कई कर्मचारी उपनल के जरिए सरकारी विभागों में 12-12 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन कोई नियमावली और नीति न होने के कारण उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब भी इतने सालों में उपनल कर्मचारी 12,000 रुपए से 15,000 रुपए महीने पर ही काम कर रहे हैं। कर्मचारियों की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि सरकार ने हाल ही में कैबिनेट के दौरान प्रोत्साहन भत्ते देने का जो फैसला लिया, इसके आदेश भी किए, उस पर भी सरकार ने वित्तीय बोझ के कारण कदम नहीं बढ़ाया।
देखिए सरकार नहीं भाग गई थी, अगर आप उनके वो देखें करीब इन्होंने अलग अलग कई नामों से एसएलपी डालकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उस पर अमल किया जाएगा। मुकुल रोहतगी जैसे वकीलों को भी खड़ा किया सरकार ने फैसले के खिलाफ। नहीं देखिए जब एक पक्ष गया है तो सरकार ने भी अपना पक्ष वहाँ पर रखा है और जो भी फैसला होगा उसको जो है उस फैसले के अनुरूप काम किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि देश में संविदा कर्मियों को परमानेंट न किया गया हो। राजस्थान ने इस दिशा में बड़ी संख्या में संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का काम किया है। वहीं हिमाचल सरकार ने भी इसको लेकर नियमावली तैयार की है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि सरकार कर्मचारियों को सीधे तौर पर कोई ना कोई तो भरोसा दे पा रही है, साथ ही ऊपर से लाखों रुपए कोर्ट में खर्च कर रही है। अब समझ ये नहीं आ रहा है कि सरकार एक तरफ तो खराब आर्थिक स्थिति बता रही है, दूसरी ओर नामी वकीलों को लाखों रुपए दे रही है, जो सरकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।